हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत में अध्याय 8 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव अणु क्या होती है। बायोमोलिक्यूल्स, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक परिभाषा लिखा हुआ है, इस परिभाषा को आपको याद करना है, समझना है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूं जैव अणु जीवों के शरीर कोशिका में अनेक प्रकार की रासायनिक पदार्थों के संतुलित संगठन जैव अणु या फिर बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। है ना, जीवों के शरीर में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि एक तत्व के रूप में, एक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, संतुलित रूप में, ना ही ज्यादा ना ही कम, एक संतुलित रूप में यहाँ पर कोशिका में पाए जाते हैं, जिनको हम जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। देखिए, किसी भी जीव के शरीर के अंदर में कई सारे तत्व, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं और उन रासायनिक पदार्थों का एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होना बहुत जरूरी है, ना ही कम और ना ही ज्यादा, है ना। उनका संतुलित मात्रा में उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। तो शरीर में जितनी भी बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी रासायनिक पदार्थ पाए जाएंगे, उनकी मात्रा के आधार पर शरीर में उपस्थित तत्वों का वर्गीकरण किया गया है कि हमारे शरीर में कौन से तत्व कितनी मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रकार है दीर्घ मात्रिक तत्व। दीर्घ का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जो हमारे कोशिका में जो रासायनिक तत्व की मात्रा ज्यादा होगी, हम उनको क्या कहेंगे? दीर्घ मात्रिक तत्व कहेंगे। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे सेल्स में ज्यादा होती है। किस रूप में हो सकती है? ग्लूकोज के रूप में हो सकती है, जल के रूप में हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकती है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ मात्रिक तत्व, जो हमारे सेल्स में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। दूसरा है लघु मात्रिक तत्व। लघु मात्रिक तत्व का मतलब क्या होता है? कम। दीर्घ मात्रिक तत्व से थोड़ा कम पाई जाएंगी ऐसे तत्व जो हमारी कोशिका में, हमारे शरीर में दीर्घ मात्रिक तत्वों से कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं, लघु मात्रा में पाए जाते हैं, उनको हम लघु मात्रिक तत्व कहेंगे। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, क्लोरीन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है? लघु मात्रिक तत्व हैं। इसके पश्चात तीसरा नंबर का आता है कौन? अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व। अति सूक्ष्म मात्रिक तत्व का मतलब क्या? जो हमारे कोशिका में, हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाई जाएंगी, ठीक है ना। दीर्घ मात्रिक तत्व का उपस्थिति एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक है, लघु मात्रिक तत्व का भी एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक है। उसी तरह अति सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का भी एक सूक्ष्म मात्रा में हमारे कोशिका में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। यदि इन तत्वों का हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा हो जाती है तो शरीर में अनियमितता आ जाएगी। तो इन सारे तीनों जो यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है मात्रा के आधार पर, इन तीनों तत्वों का, तीनों प्रकार के तत्वों का उनके एक निश्चित मात्रा में पाया जाना बहुत ही जरूरी है। यदि उनकी निश्चित मात्रा से यदि असंतुलित मात्रा में पाई जाती है तो शरीर में अनियमितता होगी। तो इसके पश्चात हम जानेंगे कि यहाँ पर जो जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर लघु मात्रिक तत्व और अति सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में जितने भी तत्व आ रहे हैं, ये जो तत्व हैं, ये तत्व या तो स्वतंत्र रूप से पाए जा सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ में यौगिक के रूप में हमारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। किस रूप में पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में। जैसे कि HO दिख रहा है आपको, या फिर हाइड्रोजन, स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन पाया जाएगा या फिर स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन, लेकिन इनका यौगिक भी होता है किसका? H2O, 2:1 के रूप में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है यौगिक के रूप में। तो जितने भी तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, ये तत्व यौगिक के रूप में किसी दूसरे तत्व के साथ में क्रिया करके, संबंध बना करके यौगिक के रूप में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पर आणविक संरचना के आधार पर में इन रासायनिक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है सूक्ष्म जीव अणु, स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स। स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स का मतलब बहुत ही छोटा सूत्र वाला, ठीक है ना। इनकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? छोटी होगी, ठीक। और सूक्ष्म जीव अणु का भार भी क्या होगा? इनका जो आणविक भार होगा वो बहुत ही कम होगा और ये सरलता से जल में विलय होंगे। जिसमें पाया जाएगा क्या? सूक्ष्म जीव अणु में क्या पाया जाएगा? मोनोसेकेराइड्स सूक्ष्म जीव अणु है, ओलिगोसेकेराइड्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जल और लवण। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है ना। तो दीर्घ जैव अणु है ना, दीर्घ जैव अणु दूसरा प्रकार है। तो दीर्घ जैव अणु के अंतर्गत में कौन आएगा? पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है।
ये जो पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल है ये दीर्घ जीव अणु है, जो कि इनका संरचना है, इनका आणविक संरचना क्या है, बड़ी है इनकी आणविक संरचना। ये पॉलीमर्स बनाते हैं ना, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं, इसलिए इनकी जो आणविक संरचना है वो ज्यादा है, ठीक है। और इनकी जो आणविक भार होगी वो ज्यादा होगी, जल में ये घुलनशील होंगे, लेकिन किसकी अपेक्षा, सूक्ष्म जीव स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स की अपेक्षा ये थोड़ी सी कम घुलनशील होंगे। तो आणविक संरचना के आधार पर रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव अणु के अंतर्गत में हम सबसे पहले जल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे शरीर में जो जल यौगिक पाया जाता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। बारी बारी से हम सारे यहाँ पर जितने भी तत्व दिख रहे हैं, जितने भी यौगिक दिख रहे हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम यहाँ पर जल के बारे में। जल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। H2O सभी जीव जंतुओं में है ना, जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीवों के शरीर में जल की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, और यही जो जल है H2O जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली लघु जैव अणु है। याद रखेंगे, लघु जैव अणु है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैसे बनता है, जल का अणु कैसे बनता है ये देखेंगे। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर H2O का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का 2 मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, 2:1 के रूप में क्या बनाते हैं, जल का अणु का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे बनेगा, हम इसको देखते हैं। हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है, और इसके अंतिम कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ऑक्सीजन का तो ये क्या हो जाएगा, 2 6। तो देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करेगा, अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। तो इसके अंतिम कक्ष में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास में अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे पहले एक हाइड्रोजन से क्रिया करेगा। ये हाइड्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में क्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब गिनिए कितना हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। अभी तक ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 8 पूरा नहीं हुआ है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और 1 से क्रिया करेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, यहाँ पर ये क्रिया करेगा, चूंकि यहाँ पर इसे और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब हम गिनेंगे, ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 और ये 8। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, इसके अंतिम कक्ष में 8 पूरा हो चुका है। इसी तरह हाइड्रोजन को भी अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास पहले से 1 है, तो इसको और 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से 1 ले लेगा, है ना। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन से 1 ले लेगा। तो 1 2 हाइड्रोजन का 1 2, ये क्या हो गया, स्थायित्व ग्रहण कर लिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या कर लेगा, ये पूरा, है ना, किसका, हाइड्रोजन का भी लेगा और अपना खुद का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस तरह दोनों का स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा यौगिक बनाते हैं, H2O का यौगिक बना लेते हैं। देखिए ये जो क्रिया हुआ यहाँ पर, यह कौन सा बंध बना, सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉन का साझा करने के पश्चात क्या बना है, H2O बना है, ठीक है। तो इस तरह क्या बन जाता है, जल का अणु निर्माण हो जाता है। इसकी जो रासायनिक संरचना क्या होगी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ में सहसंयोजक बंध के द्वारा जल का निर्माण करेंगे। यदि यहाँ पर एक और जल का अणु आ जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाएगा वह जल का अणु, H ऑक्सीजन H, ठीक है ना। ये जल का अणु है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनेगा और जुड़ जाएगा। यहाँ पर और जुड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पर और जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, ठीक इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी ये जुड़ सकता है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनेगा यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक जालिकावत संरचना का निर्माण होगा, जल का
यहाँ पर रासायनिक संरचना क्या होगा, एक जालिकावत संरचना का निर्माण करेगा। तो अब हम जानेंगे कि ये जो जल है वो कोशिका में कैसे पाया जाता है, किन रूपों में पाया जाता है। जल की मात्रा शरीर में कितनी पाई जाती है, विभिन्न पादपों में, विभिन्न जंतुओं में जल की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है ना। हम सामान्यतः जानते हैं कि हमारे शरीर में जल की मात्रा 75% होती है। तो जो उस 75% का कुछ भाग कोशिका में पाया जाता है और कुछ भाग कोशिका के बाहर पाया जाता है, ठीक है। तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, जल को दो भागों में यदि विभाजित करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यह अंतर कोशिकीय, ठीक है, पहला अंतः कोशिकीय है ना, अंतः कोशिकीय, या फिर कह सकते हैं इंट्रासेल्यूलर जल। दूसरा क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, बाहरी कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय। एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अंतः कोशिकीय जो होगा, अंतः कोशिकीय जो जल होगा वो कोशिका के अंदर में पाया जाएगा, जिसका भाग होगा 75%। 75% भाग कोशिका में पाया जाएगा और बचा 75% का 75% यहाँ पर क्या है, 75%, 100% का यहाँ पर 55% कहाँ पाया जाएगा, अंतः कोशिकीय सेल में, ठीक है ना। अंतः कोशिकीय, कोशिका के अंदर में। बाहरी कोशिका बोले तो कोशिका के बाहर में, जैसे कि ब्लड में पाया जाएगा, लिम्फ में पाया जाएगा और टिश्यू फ्लूइड में पाया जाएगा, ठीक। कितना प्रतिशत होगा ये, 45%। तो जल कितने भागों में पाया गया, अंतः कोशिका में पाया गया, बाहरी कोशिका में। अंतः कोशिका के अंदर में 55% पाया जाएगा और बाहरी कोशिका एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड में पाया जाएगा, लिम्फ में पाया जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में, ऊतक द्रव्य में पाया जाएगा। तो जल की जो क्वथनांक होगी, हम बात करेंगे क्वथनांक, हिमांक और क्वथनांक की। जल का हिमांक कितना होगा, हिमांक और क्वथनांक। क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके हिमांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो इसके पश्चात हम जानेंगे कि यह कोशिका में, शरीर में जल की भूमिका क्या होती है, क्या इसकी भूमिका होगी। अब हम बात करेंगे जल के महत्व की। तो जल का महत्व किसी भी कोशिका में क्या होता है, पहला है जीव द्रव्य का मुख्य घटक। कोशिका में जो जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका में जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, जल पाई जाती है, ठीक है। जल का किसी भी कोशिका के द्रव्य में होना बहुत ही जरूरी है। भोज्य पदार्थों का संवहन, भोज्य पदार्थों का संवहन करने में जल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, शरीर में, ब्लड में, सेल्स में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, यदि उनकी मात्रा ज्यादा है, उनकी सांद्रता अधिक है, तो उनकी सांद्रता को कम करने का भी काम करता है, ठीक है ना, और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करने का भी काम करता है। टारगेट ऑर्गन जो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उन तक पहुंचाने का काम करेगा। शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करने का काम भी करता है ना। शरीर में यदि तापक्रम की मात्रा ज्यादा है, तापक्रम यदि अधिक है, तापक्रम यदि क्या है, अधिक है, तो शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करने का भी काम जल करता है। बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण में भी क्या करता है, सहायता करता है जल। वाष्पोत्सर्जन, फूल का खिलना, मुरझाना, इनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना बंद होना, है ना, जल क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। तो फूल का खिलना और उनका मुरझाना भी किसके वजह से होता है, जल के वजह से, जल की कमी के वजह से होगा। प्रकाश संश्लेषण में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल के बिना ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। लास्ट में एंजाइम को एक्टिवेट करने में, किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए सरफेस प्रदान करता है कौन, जल। तो इसके पश्चात हम जानेंगे खनिज के बारे में। तो चलिए खनिज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे खनिज के बारे में। खनिज क्या होती है, शरीर में किसी अंग की मरम्मत के लिए, उनकी क्रियाशीलता के लिए, उसकी संरचना के लिए कुछ अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के कोशिकाओं के लिए, शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी मरम्मत के लिए, उनकी संरचना के लिए, उनकी क्रियाशीलता के लिए कुछ अकार्बनिक तत्वों की आवश्यकता होती है।
उन तत्वों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। और उनकी मात्रा के हिसाब से खनिज पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, इसके अंतर्गत में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, फेरस और नाइट्रोजन आते हैं। उसके अलावा दूसरा वाला जो पोषक तत्व है, दूसरा प्रकार लघु मात्रिक पोषक तत्व, इसमें मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये तत्व यहाँ पर शामिल है। ये सभी क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक खनिज कहलाते हैं, मिनरल कहलाते हैं, जिनका हमारे शरीर में उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है मरम्मत के लिए, क्रियाशीलता के लिए। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से कार्य में समझने वाले हैं कि इन सभी का कार्य किस रूप से यहाँ पर होता है, शरीर में इनकी भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर काम है सक्रिय पदार्थ के रूप में। सक्रिय पदार्थ के रूप में का मतलब क्या? यदि हमारे बात करते हैं हमारे ब्लड की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, Hb पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की एक मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, तभी ब्लड की कमी नहीं होगी। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में रक्त की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर रक्त में, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ में आयरन की मात्रा होनी जरूरी है। यदि आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त की कमी होती है। आप सभी ने जाना है, समझा है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन की स्थिति को बनाए रखने के लिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा को, रक्त की मात्रा को बनाए रखने के लिए साथ में फेरस का होना बहुत ही जरूरी है ना? किसका होना जरूरी है? आयरन का होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि में आपने पढ़ा होगा, थायराइड ग्रंथि जब फूल जाती है तब उसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होती है। तो थायराइड ग्रंथि में एक निश्चित मात्रा में आयोडीन का उपस्थित होना, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, क्या? पोटेशियम आयोडाइड Ki के रूप में 0.5% के रूप में हमको मिलना चाहिए। क्या? आयोडीन मिलना चाहिए, तभी हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो सुरक्षित रहता है, उसमें फूलने का कोई डर नहीं होता है, घेंगा रोग का कोई डर नहीं होगा। तो आयोडीन पोटेशियम के रूप में, देखिए पोटेशियम यहाँ पर पाया जा रहा है। पोटेशियम खनिज है, ठीक है ना? और आयोडीन यहाँ पर क्या है? एक ऐसा तत्व है जो कि घेंगा रोग को होने से बचाता है। यहाँ पर सक्रिय पदार्थ के रूप में कौन पाया जा रहा है? पोटेशियम पाया जा रहा है। पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। पोटेशियम एक अकार्बनिक खनिज तत्व है, इसका होना आयोडाइड के साथ इसका होना बहुत जरूरी है। ये सक्रिय पदार्थ के रूप में होगा, किसके साथ में? आयोडीन के साथ में। 0.5% यहाँ पर आयोडीन की मात्रा होगी, है ना? पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा दी जाती है, जिससे घेंगा रोग नहीं होती है। यहाँ पर कोशिकीय संरचना के रूप में, किसी भी कोशिका की संरचना, कोशिकीय अंतस्थों की यहाँ पर संरचना का निर्माण करने में खनिज यहाँ पर क्या करता है? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कोशिकीय अंतस्थों के रूप में कहने का मतलब क्या? किसी भी जीव के शरीर की जो कैल्शियम होती है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो क्या होगी? शरीर की हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की आवश्यकता हमको कब पड़ती है? कैल्शियम की आवश्यकता जब हमारे पास में जो हड्डियां हैं, है ना, जो कोशिकीय अंतस्थ है, जिसे हम हड्डियां कहते हैं, हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं तो हम क्या समझते हैं? कैल्शियम की कमी होगी। यदि कैल्शियम की मात्रा दी जाती है तो हड्डियां क्या होगी? मजबूत हो जाती हैं, आपने पढ़ा होगा। इसके साथ ही कैल्शियम के साथ में यहाँ फास्फोरस की जरूरत भी पड़ती है। दांतों में, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से दांत और हड्डी कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कोशिकीय संरचना के निर्माण के लिए यहाँ पर कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके अंडे का जो बाहर वाला कवर जो होता है वो भी क्या का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंजाइम की सक्रियता में, देखिए एंजाइम की सक्रियता, किसी भी काम को करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। कोई भी क्रिया करने के लिए, शरीर के अंदर में कोई भी क्रिया हो रही है तो उसको यदि हमको तीव्र करना है तो उस क्रिया के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होगी। या फिर शरीर के बाहर में, पेड़ पौधों में भी कुछ क्रिया हो रही है, उसके लिए कुछ एंजाइम की यदि आवश्यकता है तो उस एंजाइम की उपस्थिति होना
और उस क्रिया को जल्दी से जल्दी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे होने वाली जो क्रिया है वो जल्दी हो जाए। जैसे कि हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो इस क्रिया में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में मॉलिब्डेनम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये मॉलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो एंजाइम भाग लेता है नाइट्रोजिनेज, कौन सा, नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजिनेज को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये प्लास्टिड के साथ में है ना, क्लोरोप्लास्ट के साथ में ज्वाइंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम की उपस्थिति बहुत ही जरूरी होती है। मैग्नीशियम की उपस्थिति से क्लोरोप्लास्ट में उसकी सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। मैग्नीशियम की उपस्थिति की वजह से जो प्लास्टिड है, जो लवक है, उसकी सक्रियता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके काम करने की सक्रियता बढ़ेगी, ठीक है ना। उसके पश्चात हम आएंगे आवश्यक घटक में। देखिए किसी भी जीव के अंदर में आवश्यक घटक खनिज के रूप में पाया जाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन का पाया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन का पाया जाना बहुत जरूरी है। फास्फोरस भी प्रोटीन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी तरह कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारे जो विषैले तत्व होते हैं, उन विषैले तत्वों का प्रभाव को कम करने के लिए भी ये काम करते हैं। तो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो आवश्यक घटक के रूप में शरीर में शामिल होते हैं। पांचवा क्या है, परासरण दाब का नियंत्रण। परासरण दाब का नियंत्रण, शरीर में कोशिका में यदि सांद्रता कम है और बाहर में यदि सांद्रता अधिक है, तो अणु जो है कम सांद्रता से यदि अधिक सांद्रता की ओर गति करे तो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो परासरण दाब होगा, उस परासरण दाब को कम करने का काम या फिर परासरण दाब को अधिक करने का काम यहाँ पर उपस्थित तत्व करते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप देखते हैं हम, है ना, सोडियम पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लास्ट है तंत्र के आवेगों का नियंत्रण। किसी भी कोशिका में जो नर्व सेल पाए जाते हैं, शरीर में जो नर्व सेल्स पाए जाते हैं, उनमें आवेगों का संचरण होता है। उन आवेगों का संचरण के लिए, है ना, उन आवेगों का संचरण के लिए सोडियम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सोडियम पोटेशियम के द्वारा आवेगों का संचरण का वहां पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर हम सारी बातों को जान चुके हैं, खनिज की भी। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से नोट करना है, याद करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।